नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर से आ रही बड़ी खबर के साथ। पुलिस ने होटल से लड़कियों को छुड़ाया है। हिंदू युवतियों को लेकर पहुंचे दो युवक, फर्जी नाम से युवकों ने रूम बुक किया था। खुद को हिंदू बताकर युवकों ने कमरा लिया था। होटल संचालक ने शक होने पर पुलिस को इसकी सूचना दी। लव जिहाद के एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इन युवकों के बैकग्राउंड को खंगाला जाएगा। लव जिहाद का यह मामला सामने आया है, जहां युवकों ने अपना फर्जी नाम बताकर पहले तो कमरा बुक किया, फिर युवतियों को यहां पर लेकर आया। हालांकि जब होटल के मालिक को शक हुआ इन लड़कों पर, इन युवकों पर, फौरन से होटल मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लव जिहाद के एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला इंदौर का है और पुलिस ने होटल से लड़कियों को भी छुड़ा दिया है। हालांकि इनका लड़कियों से क्या कनेक्शन था, इस पर भी जांच होगी। हिंदू युवतियों को ये बहला फुसला कर लेकर आए थे यहाँ पर, लेकिन आखिरकार जब ये पता चला कि ये लड़के जो हैं, ये युवक, वो हिंदू नहीं हैं, ये अपना नाम अलग बता रहे हैं, इसके बाद जो होटल संचालक है उसने पुलिस को जानकारी दी इस पूरे मामले की। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लड़कियों को इन लड़कों के चंगुल से छुड़ाया गया। अब पुलिस इन लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद में अब मामले की जांच कर रही है। फिलहाल ये पूरा एंगल लव जिहाद की ओर जा रहा है, जिसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। मिथिलेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कई धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, कई बार हमने गेम जिहाद देखा है, लव जिहाद के मामले कई सामने आए हैं, लेकिन अब जो मामला इंदौर से सामने आया, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? अब देखिए, पूरे मामले में फिलहाल लसुड़िया पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। युवतियों से बातचीत की जा रही है कि जब ये दोनों युवक आपसे मिले थे, इन्होंने अपना नाम क्या बताया था। फिलहाल जो आइडेंटिटी कार्ड दिया था, उस आइडेंटिटी कार्ड में हिंदू नाम लिखा हुआ था और हिंदू नाम से होटल के रूम बुक कराए थे। कल देर रात ये होटल पहुंचे थे और दोनों ही जो युवक हैं वो मुस्लिम थे, हिंदू नाम बताया था और इनके पास हिंदू आधार कार्ड भी था और जो इनके साथ लड़कियां थी वो हिंदू थी। दोनों ही कमरे बुक कराते, कमरे में चले जाते। होटल संचालिका को जिस नंबर से इन्होंने अपना आईडी प्रूफ व्हाट्सएप किया था, उसके बाद जब वो देखती है कि उसमें नाम जो है वो नाम दूसरा लिखा हुआ आ रहा है जिस नंबर से व्हाट्सएप आया था, उन्हें शक होता है। उसके बाद दोनों युवकों को वापस से नीचे बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है और शंका होने पर लसुड़िया पुलिस को फोन लगा दिया जाता है। उसके बाद लसुड़िया पुलिस मौके पहुंचती है, सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि दोनों का नाम कुछ और है और आईडी प्रूफ कुछ और दी गई है। फिलहाल 420 का केस दर्ज करके, यानी धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की गई है। लेकिन मुस्लिम युवक थे, हिंदू बनकर पहुंचे थे और हिंदू लड़कियां साथ में थी, इसलिए लव जिहाद का एंगल भी सामने आया और लव जिहाद के एंगल में इस वक्त जांच चल रही है। युवतियों से इस बात से पूछा जा रहा है कि तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई, कब मुलाकात हुई और जब मुलाकात हुई तो उस वक्त नाम क्या बताया। इस पूरे मामले को लेकर फेसबुक और कई साइट ऐसे हैं मिथिलेश, जहां पर अमूमन हम ये देखते हैं कि दोस्ती यहीं से शुरू होती है और बैकग्राउंड पता किए बगैर दोस्ती बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है और कई बार लव जिहाद के मामले भी इसीलिए सामने आते हैं। मिथिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर इंदौर से ही आ रही है, जहां एटीएम लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया है। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों से 11,35,000 रुपए बरामद किए गए हैं। राजस्थान के अलवर के रहने वाले सभी बदमाश हरियाणा, गुड़गांव और जयपुर में ये वारदात को अंजाम दे चुके हैं। लूट, डकैती, ये तमाम ऐसे वारदात है जिनको अंजाम देता था ये गिरोह। लेकिन एटीएम लूटना, कई बार एटीएम लूटने की वजह से ही इनकी तलाश पुलिस को थी, लंबे समय से थी। आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर ही लिया गया और इनके पास से 11 लाख रुपए मिले हैं। आज सुबह थाना तेजाजी नगर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत इन्होंने राजस्थान के मेवात इलाके के नूह, जो हरियाणा लगता है, राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर, वहाँ पर 3 आरोपियों को पकड़ा है
और इन आरोपियों के पास से 11,35,000 कैश और साथ में 2 कट्टे, देसी कट्टे की बरामदगी की गई है। ये आरोपीगण जो हैं वो डकैती करने की योजना बना रहे थे और इंदौर में, और इसके अलावा इन्होंने कुछ घटनाओं को भी स्वीकार किया है जहां पर इन्होंने एटीएम कटिंग जैसी वारदात की है और वहां से भी पैसा लूटा। मिथिलेश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, देखिए, लंबे समय से पुलिस को इस गिरोह का इंतजार था कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाए और आखिरकार 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया। क्या जानकारी मिली है, कहां पर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है और क्या कुछ मिले हैं इनके पास से? देखिए, इंदौर के करीब 6 अलग अलग थाना क्षेत्र में इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। एक अलग ही देखने को मिल रहा था कि कुछ बदमाश आते हैं और सभी का तरीका एटीएम के अंदर लूट करने का एक जैसा है। पुलिस को शंका थी कि ये कोई अलग अलग गिरोह नहीं है, एक ही गिरोह है। सीसीटीवी फुटेज सामने था और पिछले 2 महीने से इन आरोपियों को इंदौर पुलिस को तलाश थी। तेजाजी नगर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है और जब ये तीनों आरोपियों का इनका जो लोकेशन है, वो लोकेशन जब इन्हें मिलता है तो उस लोकेशन पर पहुंचती है इंदौर पुलिस और वहां से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। बॉर्डर था वो राजस्थान हरियाणा। और देखिए, जब इनसे अभी तक पूछताछ की जा रही है तो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास उस वक्त नगद में 11 लाख रुपए से ज्यादा इनके पास में नगद पैसे थे। हथियार भी इनके पास में था, तो आखिर ये हथियार कहाँ से खरीदते थे और कौन कौन से इनके पास हथियार हैं, पैसों का इन्होंने इस्तेमाल कहाँ पे कर रखा हुआ है और किस किस राज्यों में अभी तक ये एटीएम और दूसरी लूट टकेरी जैसी घटना को, जो बड़े अपराध है, उसको अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल जयपुर, गुड़गांव, हरियाणा तमाम अलग अलग जगह के मामले सामने आए, लेकिन इंदौर पुलिस का कहना है मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि ये अंतरराज्यीय इंटर स्टेट गैंग है और इस गैंग ने अभी तक बहुत बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। तो अब ये कहा जा सकता है कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी जो बड़ी घटना हुई है वहां से इनका लिंक मिल रहा है, यानी जो दूसरे बड़े खुलासे हैं दूसरे राज्यों के, वो भी मिल सकती है। दूसरे राज्यों की जो पुलिस है वो भी इंदौर पुलिस सब संपर्क कर रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, साझा किया जा रहा है। इनके जो फोटोग्राफ्स है, तमाम चीजों को अब इंदौर पुलिस दूसरे राज्यों के साथ भी साझा कर रही है। क्या उन राज्यों को भी इन अपराधियों की तलाश है, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क है, एक बड़ा रैकेट है और जो पिछले कई महीनों से लगातार सक्रिय थे। फिलहाल ये 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये 3 के अलावा इनके जो और सदस्य हैं वो अभी फरार हैं, उन सबकी तलाश की जा रही है, अलग अलग एंगल में जांच की जा रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इंदौर पुलिस की बड़ी सफलता है, इंदौर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें इंटर स्टेट गैंग के 3 कुख्यात बदमाश, जो 3 कुख्यात आरोपी हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और भी बड़ी वारदातों को खुलासा होने की। ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं बीजेपी ने अपने कदावर नेताओं में शुमार प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया है और आज प्रहलाद पटेल प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल भी करेंगे। आज नामांकन दाखिल करने से पहले मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने कहा है कि आज मैं पहली बार राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नरसिंहपुर जिले से नामांकन दाखिल करूंगा। पहले मां नर्मदा का दर्शन करूंगा और फिर नामांकन दाखिल करूंगा। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, प्रहलाद पटेल ने मां नर्मदा के दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर विधानसभा में जनता का प्यार मुझे मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नरसिंह भगवान की धरती की जनता उन्हें समर्थन और आशीर्वाद देगी। और आगे उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। बहुत धन्यवाद। आज मैं पहली बार विधानसभा के चुनाव के लिए अपना नामांकन नरसिंहपुर की धरती पर जाकर भरूंगा। भगवान नरसिंह की वो भूमि, उस पर मैं पहले तो नमन करता हूं। मां नर्मदा के दर्शन के बाद ही मैं नरसिंहपुर जिले में प्रवेश करूंगा। मेरी आराध्य देवी पारम्मा नर्मदा जी के आशीर्वाद के बाद मैंने अपने गुरुदेव की समाधि पर जाऊंगा और उसके बाद नगर देवी और देवताओं का पूजन करते हुए नरसिंहपुर में प्रवेश करूंगा। मैं नरसिंहपुर जिले की जनता से यही प्रार्थना करूंगा कि उनका जैसा सहज स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है वो मुझे निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास।
तो प्रहलाद पटेल के नामांकन में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज नरसिंहपुर आएंगे, जहां वो नॉमिनेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं इसके बाद सीएम शिवराज मुल्ताई, टिमरनी और नर्मदापुरम में सभा भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा होगी, नर्मदापुरम में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा होगी। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी वो सभा करेंगे। पहली बात तो ये कि प्रहलाद पटेल, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है नरसिंहपुर से, आज वो अपना नामांकन करेंगे। इसी सिलसिले में शिवराज सिंह चौहान नामांकन के दौरान प्रहलाद पटेल के साथ मौजूद रहेंगे और इसके बाद अलग अलग जगह सभाओं को संबोधित करेंगे शिवराज सिंह चौहान। इतना ही नहीं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश होगी। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले देखिए शिवराज सिंह चौहान, समझिए तस्वीर को देखकर शिवराज सिंह चौहान प्रहलाद पटेल के साथ नजर आएंगे नॉमिनेशन के दौरान, नामांकन के दौरान। और ये दूसरी तस्वीर आज सुबह की आपको दिखा रहे हैं, जब प्रहलाद पटेल पहुंचे, उन्होंने मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, नरसिंह भगवान की धरती की जनता हमारे साथ है और प्रचंड जीत होगी। जीत का दावा उन्होंने किया। मत्था टेककर उन्होंने मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया। एमपी में कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद से कई ऐसे सीट हैं जिस पर विरोध के सुर बुलंद हो गए हैं। अब कांग्रेस 5 सीटों पर उम्मीदवार के नाम बदलने का फैसला ले सकती है। दिल्ली में 28 अक्टूबर को आलाकमान के साथ बैठक है। संभावना है कि बैठक के बाद 5 सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार बदलने के कयास है, उनमें आपको बता देते हैं आमला, सुमावली, पिपरिया, शुजालपुर और जावरा। बता दें कि कांग्रेस ने पहले भी 3 कैंडिडेट्स को बदला है, तो ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अंतर कलह से कांग्रेस जूझना नहीं चाहती और इसीलिए कांग्रेस की ये रणनीति है कि बगैर किसी को नाराज किए वापस से विचार विमर्श किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि कई जगहों पर विरोध की आग कांग्रेस में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसीलिए भी कांग्रेस की तरफ से ये फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल 5 सीटें ऐसी हैं, 5 सीटों को लेकर कांग्रेस की तरफ से विचार विमर्श किया जाएगा। बैतूल की आमला सीट से, जहां बीजेपी ने डॉक्टर योगेश को उतारा है चुनावी मैदान में, तो कांग्रेस की तरफ से भी फैसला लिया गया है। लेकिन अगर अन्य सीटों की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस विचार कर सकती है। तो वहीं आज सक्ती में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होगा। सक्ती में बीजेपी की जनसभा होगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया इसमें शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव करेंगे शिरकत। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में वो शामिल होंगे। सक्ती जिले में 3 विधानसभा सीट हैं। सक्ती से खिलावन साहू उम्मीदवार हैं। चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जूदेव प्रत्याशी हैं। जयजयपुर से कृष्णकांत चंद्रा चुनाव लड़ रही हैं। और इसी सिलसिले में मनसुख मंडाविया को आप देखेंगे जब वो यहां पर पहुंचेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे, यानी कि सक्ती में शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का आप देखेंगे, जिसमें कि 3 सीटों पर, 3 जगहों पर, 3 विधानसभाओं में ये शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और तीनों ही जगह पर बीजेपी ने किस उम्मीदवार को उतारा है चुनावी मैदान में, ये भी आपको हम बता रहे हैं। जहां सक्ती से खिलावन साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जूदेव को प्रत्याशी बनाया गया है और जयजयपुर से कृष्णकांत चंद्रा चुनाव लड़ रहे हैं। तो 3 अलग अलग विधानसभाएं और यहां पर प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की होगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ बागी तेवर दिखाए, फिर अब जेडीयू ने इस गठबंधन को झटका दे दिया है। जेडीयू ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में जेडीयू के 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। पिछोर विधानसभा सीट से चंद्रपाल यादव, विजय राघवगढ़ सीट से शिव नारायण सोनी,
थांदला विधानसभा सीट से तोल सिंह भूरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछोर से चंद्रपाल यादव को टिकट मिला है। तो कुछ इस तरीके से उम्मीदवारों के नाम और सीटों के नाम आपको हम बता रहे हैं जहां जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने बीते दिनों कहा कि मध्य प्रदेश में हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है, तो जेडीयू ने भी ये बता दिया है अपने उम्मीदवारों का ऐलान करके कि मध्य प्रदेश में जेडीयू और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो की अगर हम बात करें तो मायावती एमपी में दम दिखाएंगी। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में मायावती की रैली और सभाओं का आयोजन किया जाएगा। मायावती ने चुनाव प्रचार के लिए कमर भी कस लिया है। 6 नवंबर से 14 नवंबर तक मायावती सभाएं करेंगी। 6 नवंबर को निवाड़ी और दतिया में करेंगी, 7 नवंबर को छतरपुर और दमोह में, 8 नवंबर को रीवा, सतना में और फिर 14 नवंबर को भिंड और मुरैना में सभाएं की जाएंगी। बीएसपी एमपी में 185 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और लगभग 11 लिस्ट अब तक बीएसपी की तरफ से जारी किए जा चुके हैं, जिसमें कि अलग अलग सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। तो सियासत में कई बार ऐसा भी होता है जब सियासत में एक दूसरे धुर विरोधी भी एक ही मंच पर विराजमान होते हैं। अब आपको तस्वीर इंदौर की दिखाएंगे जहां विधानसभा नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला एक ही मंच पर नजर आए। मौका था दशहरा पूजा का। आयोजकों ने दोनों प्रत्याशी को बुलाया था। तय समय पर दोनों प्रत्याशी मौके पर पहुंचे, दशहरा आयोजन में शामिल भी हुए। आप ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय आपको नजर आएंगे और इंदौर से ही दोनों चुनावी मैदान में हैं। इंदौर 1 से दोनों चुनावी मैदान में हैं। आमने सामने दोनों प्रत्याशी एक ही मंच पर नजर आए। वर्मा जी ने शुरुआत की थी इसकी। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। ये पुरानी परंपरा है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। संजय भाई भी आपको बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। हम दोनों हाथ उठाकर और शुभकामना दे रहे हैं आप सबको। जरा ये देखो भाई। तो चुनाव के मद्देनजर घोड़ चालक ने अपने घोड़ों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। दरअसल चुनाव के दौरान रैलियों में नेताओं की यात्रा में घोड़ों का करतब दिखाया जाता है। रैली में घोड़े का दुल्की डांस बहुत फेमस है, इसलिए घोड़े चालकों को इस बात की उम्मीद है कि चुनाव रैलियों के दौरान उनके घोड़ों की जमकर बुकिंग की जाएगी। इस चुनाव में उन्हें भी अच्छी कमाई की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नवरात्र में मां की आराधना के बाद अब दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। आज से दुर्गा प्रतिमाओं के चल समारोह निकाले जाएंगे। साथ ही विसर्जन के चलते राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। 9 दिन तक चले दुर्गा उपासना के पर्व के बाद अब दुर्गा चल समारोह निकाला जाएगा और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। भोपाल के खटलापुरा और प्रेमपुरा घाट पर अलग अलग जगह पर दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की गई है। इस समय हम खटलापुर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी क्रेन रखी गई है, यानी कि जो दुर्गा की जो बड़ी प्रतिमाएं होंगी वो इसी क्रेन के जरिए तालाब में विसर्जित की जाएंगी। यहाँ पर लाइटिंग से लेकर सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता किया गया है। नगर निगम का अमला भी यहाँ पर मौजूद रहेगा, गोताखोर मौजूद रहेंगे कि विसर्जन के दौरान यदि कोई घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये विसर्जन घाट पर एक कुंड भी जो है बनाया गया है। इस कुंड में जो छोटी प्रतिमाएं होंगी उनको विसर्जित किया जा सकेगा, उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। भाभी